सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल मास्टर मेंस। तो आज हम एक नया सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम ये कवर करेंगे कि जो PYQs हैं 1991 से लेकर के 2025 तक जो CSE का एग्ज़ाम हुआ है वहाँ तक कवर करेंगे। और इस PYQ सेशन में हम लोग देखेंगे कि UPSC का जो CSE का प्रीलिम्स होता है उसके क्वेश्चन, CAPF का क्वेश्चन, CDS का क्वेश्चन और अदर स्टेट PCS के जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी देखेंगे। तो मास्टर मेंस जो है वो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए है और डेडिकेटेड है फुल्ली कवरेज ऑफ PYQs एंड स्टडी मटेरियल्स। तो ये जो सेशन है, जो नया इनिशिएटिव लिया गया है, वो स्टार्ट किया गया है PYQ सेशन फॉर द प्रीलिम्स के लिए। जो अपकमिंग किसी भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हो, अगर आप चाहे वो UPSC की तैयारी कर रहे हो, स्टेट PCS की तैयारी कर रहे हो, CAPF की तैयारी कर रहे हो या फिर CDS और किसी भी एग्ज़ाम के लिए, तो ये जो PYQ सेशन है वो बहुत ही सिग्निफिकेंट है। तो आपको ये PYQ सेशन देखना ही चाहिए क्योंकि जो UPSC में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बहुत ही ब्रॉड होते हैं और अगर आप उनको समझ लेते हो तो आप किसी भी टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कैपेबल हो जाते हो। तो ये जो सीरीज़ होगा ये स्टार्ट होता है इकोनॉमिक्स से और इकोनॉमिक्स का PYQ पहले देखेंगे हम। पहले UPSC प्रीलिम्स का देखेंगे, उसके बाद CAPF का, CDS का और स्टेट PCS का देखेंगे। तो इसको हमने सेगमेंट में बांटा है। तो जैसे कि इकोनॉमिक्स का सिलेबस बहुत ही वास्ट है तो हमने इसको 7 सेगमेंट में बांटा है। तो हम देखेंगे कि जो पहला लेक्चर है वो हम डेडिकेट करेंगे बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स पे। तो बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं पहले हम उसको देखेंगे, उसके बाद पब्लिक फाइनेंस को देखेंगे, फिर देखेंगे डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स को, फिर देखेंगे सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी को, फिर देखेंगे बैंकिंग एंड कैपिटल मार्केट को और उसके बाद देखेंगे हम लोग एक्सटर्नल सेक्टर, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड एग्रीकल्चर। तो ये 7 लेक्चर हम ट्राई करेंगे कि 7 लेक्चर में ही इसको ख़त्म कर दिया जाए, जो कि एग्रीकल्चर का जो सेगमेंट है वो बहुत ही बड़ा होगा तो उसको 2 लेक्चर लग सकते हैं। तो ये जो सीरीज होने वाला है वो बहुत ही एग्जॉस्टिव होने वाला है, काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होगा और हम ये आपको पहले से बता देते हैं कि आप बी रेडी फॉर द मिनिमम ऑफ 1 आवर टू 2 आवर सेशन। और इतने अच्छे से हम लोग इसको कवर करेंगे कि एक बार अगर आपने इसको कवर कर लिया तो फिर आपको किसी भी सोर्स को देखने की ज़रूरत नहीं है, खास करके प्रीलिम्स एग्जाम में, और वो किसी भी प्रीलिम्स में हो, चाहे UPSC CSE का प्रीलिम्स हो, CDPF का हो, CDS का हो या फिर किसी स्टेट PCS का हो। तो विदाउट गेटिंग डिले लेट अस स्टार्ट अवर डिस्कशन और हम लोग एक एक करके सारे क्वेश्चन को देखेंगे जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं इन द 1991 टू 2025 के बीच में, किसमें, UPSC में और स्टेट PCS में। सो हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स से। तो बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मेजरली पहले हम देखेंगे कि पहले UPSC CSE प्रीलिम्स में कौन कौन से पूछे गए हैं, फिर देखेंगे हम कि CAPF और अदर एग्जाम्स में क्या पूछे गए हैं। ओके, द लेट अस स्टार्ट आवर डिस्कशन। तो जो बेसिक ऑफ इकोनॉमिक्स में जो 2024 में सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था वो ये था कि विथ रिस्पेक्ट टू द सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। तो ये पूछ रहा है कि हाउ मेनी ऑफ द पेयर्स आर गिवन आर करेक्टली मैच्ड। तो ये पूछ रहा है कि सेक्टर ऑफ इकोनॉमी है और वो कौन से सेक्टर में आता है। तो स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस सेकेंडरी में है, फार्मिंग सेक्टर, डेयरी फार्म जो है वो प्राइमरी में है, मिनरल एक्सप्लोरेशन टर्सरी में है, वीविंग क्लोथ्स सेकेंडरी में है। तो पहले हम इसको एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। तो आप जैसे कि देखते हैं कि हम लोग ने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जो डेयरी फार्मिंग है वो प्राइमरी में आता है, तो ये तो क्लियर हो गया। दूसरा है मिनरल एक्सप्लोरेशन। तो आप ये मान लीजिए कि वैसी हर चीज़ें जिसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, मतलब जो नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करते हैं वो आते हैं प्राइमरी में। तो इसमें क्या करते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ रॉ मटेरियल करते हैं, जैसे कि कोल का, आयरन का, तो वो एक्सट्रैक्शन, तो ये हो गया प्राइमरी में, तो ये तो गलत हो गया। उसके बाद है कि जो स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होता है, अब हम किसी चीज़ को स्टोर करते हैं तो वेयर हाउस बनाते हैं, वहाँ पे स्टोर करते हैं, इन्वेंट्री मेंटेन करते हैं, तो उसमें मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रहा है, प्रोडक्शन भी नहीं हो रहा है, तो वो सर्विसेज में आएगा, तो ये आ जाएगा टर्सरी में आ जाएगा। और वीविंग क्लोथ, अब जब ये देखते हैं कि जो क्लोथ को वीविंग करते हैं, जो वीवर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो प्रोड्यूस तो नहीं करते हैं, रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्ट तो नहीं करते हैं, तो क्या करते हैं, जो यार्न होता है उसको कन्वर्ट करते हैं क्लोथ्स में, तो ये हो गया सेकेंडरी, तो ये सही है। तो 2 और 4 जो है वो सही है, तो इसमें से 2 ऑप्शन ही सही है और 2 ऑप्शन गलत हैं। सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं कि एकदम उसी तर्ज पे है कि कौन कौन सा आइटम है और उसकी कैटेगरी क्या है।
तो बोल रहा है फार्मर्स ब्लॉक ये वर्किंग कैपिटल है, कंप्यूटर फिक्स कैपिटल है, यार्न यूज बाय द वीवर्स फिक्स कैपिटल है, पेट्रोल जो है वो वर्किंग कैपिटल है। तो हम ये देखते हैं कि वर्किंग कैपिटल फिक्स कैपिटल क्या होता है। तो जो फिक्स कैपिटल वो होता है जो एग्जॉस्ट नहीं होता है, ठीक है, वो एग्जॉस्ट नहीं होता है, उसे इट्स जस्ट लाइक ए कैपिटल होता है। जैसे कि आप समझ लो कि एक बिल्डिंग हो गया, कोई मशीन खरीद लिया आपने, वो हो गया फिक्स कैपिटल। पेट्रोल क्या है, आप जितना यूज करोगे उतना ख़त्म होगा वो, ठीक है। 1 किलोमीटर जाना है, अगर किसी की माइलेज है 15 किलोमीटर, तो 15 किलोमीटर जाने पे 1 किलोमीटर, 15 किलोमीटर जाने पे बाद 1 लीटर पेट्रोल खत्म हो जाएगा। तो ये कभी भी ये हमेशा वर्किंग कैपिटल ही होगा। वैसे यार्न यूज बाय द वीवर, ये भी कंज्यूम होते रहता है, तो ये भी जो होगा वर्किंग कैपिटल ही होगा, फिक्स कैपिटल नहीं होगा। कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर क्या होता है कि एक बार खरीद लिया आपने, उसको आप यूज़ करते रहो हर एक एप्लीकेशन के लिए, जितने काम के लिए यूज़ करना, वो नंबर ऑफ प्रोडक्शन के हिसाब से चेंज नहीं होते जाएगा। तो ये भी हो गया आपका फिक्स कैपिटल। फार्मर प्लॉग भी एक तरह का फिक्स कैपिटल ही है, क्योंकि आप एक बार प्लॉग खरीद लिया, आप अपने खेत में जोतो, दूसरे खेत में जोतो, कहीं भी आप करते जाओगे, जितना जोतोगे घट तो नहीं जाएगा वो। तो ये हो गया फिक्स कैपिटल। तो ये गलत हो गया। तो इसमें भी 2 ऑप्शन ही जो है वो सही है। तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं कि कंसिडर द इन्वेस्टमेंट इन द फॉलोइंग एसेट। तो इसमें से कौन कौन सी इन्वेस्टमेंट जो है वो है इंटेंजिबल इन्वेस्टमेंट। तो इंटेंजिबल इन्वेस्टमेंट क्या होता है, जिसको हम टच नहीं कर सकते हैं, जिसको हम फील कर सकते हैं बट टच नहीं कर सकते हैं, उसको इंटेंजिबल बोलते हैं। तो ब्रांड रिकॉग्निशन, ऑब्वियसली अगर किसी का ब्रांड है, जैसे पूमा का ब्रांड है, तो वो एक इंटेंजिबल इन्वेस्टमेंट है। इन्वेंट्री नहीं हो सकता है, क्योंकि इन्वेंट्री क्या होता है कि हम लोग एक वेयर हाउस बनाएं, वहाँ पे अपना सारा, जैसे मारुति सुजुकी है, उन्होंने उसका जो प्रोडक्शन लाइन है गुड़गांव में, वहाँ से प्रोड्यूस करके वो एक इन्वेंट्री बनाए हुए हैं, वहाँ रखते जाते हैं। तो वो तो इंटेंजिबल नहीं तो टेंजिबल हो गया है, तो ये कभी नहीं हो सकता है। उसके बाद इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ऑब्वियसली इट इज़ एन इंटेंजिबल, क्योंकि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को आप टच नहीं कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद है कि मेलिंग लिस्ट ऑफ क्लाइंट। अब बहुत सारे क्लाइंट है आपके, उसका जो मेलिंग लिस्ट है, जैसे कि कोई भी कंपनी होती है, फ्लिपकार्ट है, तो अगर कुछ भी नया उसका नोटिफिकेशन देना होता है तो सबको मेल कर देता है। तो इट्स अ काइंड ऑफ इंटेंजिबल इन्वेस्टमेंट, देयर इज नो टेंजिबल इन दैट। तो 3 जो है टेंजिबल है और 3 जो है इंटेंजिबल है, 1 टेंजिबल है। तो 3 आउट ऑफ 4 इज करेक्ट आंसर। उसके बाद देखते हैं कि अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन ये है कि NFT क्या होता है। NFT मतलब नॉन फंजिबल टोकन। तो देखो सीधी सी बात है, नॉन फंजिबल टोकन जो होते हैं वो चीज़ें होती हैं, जैसे कि कोई भी फिजिकल एसेट है, उसको अब डिजिटल में कन्वर्ट कर दिए हो, बस उसको एक यूनिक डिजिटल एसेट बना दिए हो कन्वर्ट करके, ठीक है। बट उसकी जो बैकिंग है वो ओरिजिनल जो फिजिकल चीज़ है वही है। जैसे किसी का वीडियो हो गया, किसी का एक फ़ोटो हो गया, जैसे मोनालिसा का फ़ोटो है, पिक्चर है, आर्ट है, उसको आपने यूनिक डिजिटल एसेट बना दिया, वीडियो को बना दिया, क्लिप को बना दिया, म्यूजिक को बना दिया, और किसी चीज़ को बना दिया, तो वो हो गया। तो इसको कहते हैं नॉन फंजिबल टोकन। नॉन फंजिबल मतलब क्या होता है, जिसको फंजिबल नहीं कर सकते, उसको तोड़ नहीं सकते हो। अब किसी फोटो को आधा करके तो नहीं बेच सकते ना आप, किसी वीडियो को आधा करके तो पूरी मूवी बनी हुई, उसको आधा मूवी करके थोड़ी बेच सकते हैं हम लोग, उसको थोड़ी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वो नहीं पॉसिबल है। तो इसका मतलब था नॉन फंजिबल टोकन। अब ऑप्शन देखते हैं क्या पूछ रहा है कि कौन कौन से करेक्ट हैं। दे इनेबल द डिजिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिजिकल एसेट, ऑब्वियसली यही तो इसका डेफिनेशन ही था। दे आर यूनिक क्रिप्टोग्राफिक टोकन दैट एग्जिस्ट ऑन ए ब्लॉकचेन, ऑब्वियसली क्रिप्टोग्राफिक टोकन ही होता है और जो ब्लॉकचेन पे एग्जिस्ट करता है। दे कैन बी ट्रेडेड और एक्सचेंज्ड एट इक्विवेलेंट एंड देयर फोर कैन बी यूज एज अ मीडियम ऑफ कमर्शियल एक्सचेंज। नहीं, कमर्शियल एक्सचेंज में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप आधा चाहिए हमको फोटो, तो आप दे नहीं सकते हो, इक्विवेलेंट तो होता ही नहीं इसमें कुछ, तो ये नहीं कर सकते। तो 3 गलत हो गया और 1-2 सही हो गया। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जो 5वां क्वेश्चन है वो है कि अदर थिंग्स रिमेन सेम, अगर सब चीज़ें सेम रखते हैं इन द मार्केट, डिमांड फॉर ए गुड माइट इंक्रीज इफ। तो देखिए सारी चीज़ें सेम रखे हुए हैं, एक एक चीज़ को वेरी करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि डिमांड जो है वो कैसे वेरी करेगा। तो प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड इंक्रीजेज। देखिए अगर कोई सब्स्टिट्यूट गुड है उसका प्राइस बढ़ेगा तो लोग उसको ना खरीद करके इसको खरीदेंगे। जैसे फॉर इंस्टेंस कि एक ओप्पो का फ़ोन है और एक Xiaomi का फ़ोन है, तो अगर Xiaomi का फ़ोन का दाम बढ़ते जाएगा तो लोग Xiaomi को ना खरीद करके ओप्पो का खरीदेंगे, तो दाम बढ़ेगा अगर Xiaomi का, तो ओप्पो का फ़ोन का डिमांड बढ़ जाएगा। तो ये पहला सही है। दूसरा है कि प्राइस ऑफ इट्स कंप्लीमेंट इंक्रीजेज। नहीं, अगर कंप्लीमेंट का प्राइस बढ़ता है तो डिमांड घटेगा उसका। क्यों, एग्जांपल देते हैं, जैसे आईफोन है, तो आईफोन जो है
तो उसके सब कंपोनेंट्स है, फ़ोन हो गया, चार्जर हो गया, ठीक है। अगर चार्जर का दोनों कम्प्लीमेंट करते हैं दूसरे को, अगर बिना फ़ोन चार्जर के फ़ोन नहीं काम करेगा, ठीक है। तो क्या है कि अगर चार्जर का दाम बढ़ेगा तो ऑब्वियसली फ़ोन का दाम ही बढ़ेगा, तो जब दोनों का दाम बढ़ेगा तो डिमांड घट जाएगा, तो ये नहीं हो सकता है। तीसरा है द गुड इज़ एन इन्फीरियर गुड एंड द इनकम ऑफ एन कंज्यूमर इंक्रीजेज। अब ये देखिए कि कोई भी कंज्यूमर, मैं कंज्यूमर हूँ, तो अगर कोई इन्फीरियर गुड है उसका दाम जो है, अगर अगर मेरी इनकम बढ़ गई तो मैं इन्फीरियर गुड को क्यों खरीदूंगा, ठीक है। तो मैं इन्फीरियर गुड को नहीं खरीदूंगा, तो डिमांड जो है घट जाएगा बढ़ने की जगह पे। अगर प्राइस ही फॉल कर जाता है तो डिमांड बढ़ जाएगा, क्योंकि अगर किसी चीज़ का दाम घट जाएगा, जैसे फॉर इंस्टेंस कि अगर आप एक्सचेंज करवाने गए हो पैसा और आप देख रहे हो कि US डॉलर का प्राइस है 86 रुपीज़, और अगर अचानक 84 रुपीज़ हो जाता है तो आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्ट कर लोगे तो वो बढ़ जाएगा। तो इसमें से कौन कौन सा सही है? दो ऑप्शन सही हैं, 1 और 4, बाकी 2 और 3 गलत हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द मनी मल्टीप्लायर इन एन इकोनॉमी इंक्रीजेज विथ विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर। तो देखिए ये इक्वेशन होता है कि मनी डिमांड इज इक्वल टू मनी मल्टीप्लायर इनटू करेंसी प्रिंटेड, टोटल करेंसी। तो अब देखिए मनी मल्टीप्लायर जो होता है वो क्या होता है कि ये डिपेंड करता है ह्यूमन के बिहेवियर पे। इसको आप नहीं, जैसे कि मैं कितना खरीदूंगा, मैं क्या खरीदूंगा, कितने लोगों को। मनी मल्टीप्लायर होता क्या है कि पहले ये होता है कि कितने हाथों में कितने जगह चीज़ें एक्सचेंज हो रही हैं, तो कितनी जगह चीज़ें एक्सचेंज हो रही हैं, कितने लोग खरीद रहे हैं, कितने लोग बेच रहे हैं, क्या मैं सेविंग कर रहा हूँ, मैं कुछ गुड्स खरीद रहा हूँ, तो वो ह्यूमन बिहेवियर पे है, या मैं फिजिकल एसेट खरीद रहा हूँ, तो दैट डिपेंड्स ऑन ह्यूमन बिहेवियर। तो अगर बैंकिंग हैबिट लोगों की बढ़ती है तो मनी मल्टीप्लायर उसका बढ़ जाएगा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स इज मोस्ट लाइकली टू बी टेकन एट द टाइम ऑफ इकोनॉमिक रिसेशन। देखिए इकोनॉमी अगर रिसेशन में है, ठीक है, इसका मतलब है कि डिमांड बहुत कम है, तो डिमांड को बढ़ाना है। क्या टारगेट क्या है कि डिमांड को बढ़ाना है, तो ऐसा हर चीज़ जो डिमांड को बढ़ाएगा वो करने से जो है रिसेशन का काउंटर हो जाएगा। तो कट इन टैक्स रेट, अब अगर टैक्स रेट में कट करोगे आप तो क्या होगा कि लोगों के पास ज़्यादा पैसा होगा। टैक्स जैसे अभी जो कोई टैक्स स्लैब में है 20%, अगर वो 10% स्लैब में आ जाता है तो उसके पास ज़्यादा पैसा होगा कंज्यूम करने के लिए, ज़्यादा कंज्यूम करेगा तो डिमांड बढ़ेगा, तो ये तो ठीक है। दूसरा क्या है, अकम्पनीड बाय इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट। नहीं, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ा दोगे आप तो लोग क्या करेंगे, पैसे लेंगे ही नहीं, लोग इन्वेस्ट ही नहीं करना चाहेंगे। तो जब लोग, जैसे मैं बिजनेसमैन हूँ, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा तो मैं क्यों लोन, हाई रेट इंटरेस्ट रेट पे लोन लेकर के इन्वेस्ट करना चाहूँगा, नहीं करूँगा मैं। तो क्या होगा कि जो डिमांड होगा घट जाएगा, तो एक तो नहीं हो सकता है। इंक्रीज एक्सपेंडिचर इन द पब्लिक प्रोजेक्ट, ऑब्वियसली अगर पब्लिक प्रोजेक्ट में एक्सपेंडिचर बढ़ा दोगे तो लोगों को जॉब मिलेगा, उससे लोगों की इनकम होगी, तो डिमांड बढ़ते जाएगा, ठीक है। इंक्रीज इन टैक्स रेट अकम्पनीड बाय द रिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट रेट। नहीं, अगर इंक्रीज इन टैक्स रेट बढ़ाते हो आप तो लोगों के पास डिमांड घट जाएगा, और रिडक्शन, तो दोनों कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है। रिडक्शन इन एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक, नहीं, रिडक्शन नहीं, बढ़ाना है, घटाना क्यों है, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, 8वें क्वेश्चन पे हम आते हैं। तो 8वां क्वेश्चन ये कहता है कि द वेट ऑफ, क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि कौन सा करेक्ट है। द वेट ऑफ फूड इन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज़ हायर देन द WPI, ऑब्वियसली। तो जो CPI में होता है, जो वेट होता है वो ऑलमोस्ट होता है 46% किसका, फूड का, ठीक है। और WPI में कितना होता है, ये होता है ऑलमोस्ट 24%, तो ज़्यादा है। पहला ठीक है स्टेटमेंट। दूसरा है द प्राइस डज नॉट कैप्चर चेंज इन द प्राइस ऑफ सर्विसेज विच CPI डज, ऑब्वियसली CPI में सर्विसेज होता है और WPI में नहीं होता है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ नाउ एडॉप्टेड WPI एज इट्स की मेजर ऑफ इन्फ्लेशन एंड टू डिसाइड ऑन चेंजिंग द की पॉलिसी रेट, कभी नहीं। ये 2016 में किसको लिया, CPI को यूज़ करता है इन्फ्लेशन कंट्रोल करने में, वो कितना है, ±4%, 4 ±2%, ये है। तो तीसरा गलत हो गया, पहला दूसरा सही हो गया, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, इफ़ यू विड्रॉ 1 लाख रुपीज़ इन कैश फ्रॉम योर डिमांड डिपॉजिट अकाउंट at your bank, the immediate effect on the aggregate money supply in the economy, they are asking immediate पूछ रहा है जानबूझ के, ताकि लॉन्ग रन में जो होगा वो चीज़ें चेंज हो जाएंगी। तो क्या होता है कि मनी डिमांडेड जो होता है वो होता है
कि कितना आपके पास मनी है, करेंसी और प्लस मीन्स डिमांड डिपॉजिट जितने लोगों में, और जो है करेंसी कितना है। तो अगर आप यहाँ से निकाल करके यहाँ डाल दोगे तो नेट जो है वो तो सेम ही रह गया, कुछ चेंज ही नहीं हुआ, तो देयर वोंट बी एनी चेंज। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द पीपीपी एक्सचेंज रेट्स आर कैलकुलेटेड बाय कंपेयरिंग द प्राइस ऑफ द सेम बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन डिफरेंट कंट्री, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ पीपीपी। तो ये तो सही है। इन टर्म्स ऑफ पीपीपी इंडिया इज एट 6 पोजिशन, नो इट इज़ नॉट एट द 6 पोजिशन, इट इज़ एट 3rd पोजिशन। तो पहला कौन है, यूएसए, फिर चाइना एंड देन इंडिया। इन टर्म्स ऑफ पीपीपी इंडिया जो है वो 3rd रैंक पे है, और अभी रिसेंटली इंडिया जो है जीडीपी में 4th रैंक पे आ गया है पूरे ग्लोब में, जापान को पीछे करके, जो कि अभी प्रेजेंट है 4.18 ट्रिलियन डॉलर जीडीपी इंडिया का हो गया। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू द इंडियाज 5-year प्लान विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ओके, नाउ विल सी कि we'll say the options and we'll see which one is the correct one. From the second 5-year plan, there was a determined thrust towards the substitution of basics and capital goods. सही बात है, क्योंकि इंडस्ट्री को प्रमोट किया गया था। दूसरा क्या है, the fourth 5-year plan adopted the objective of correcting the earlier trends of increased concentration of wealth and economic power. Obviously ये किया ही था, क्योंकि इसमें जो ज़्यादा फोकस दिया गया था सोशलिज्म पर ध्यान दिया गया था। ठीक है। The next one is in the 5th 5-year plan, for the first time the financial sector was included as the integral part of the plan. नहीं, 4th में नहीं की, 5th में नहीं किया गया था, ये किया गया था, किस में किया गया था, 9th में किया गया था। तो तीसरा गलत हो गया, पहला दूसरा सही हो गया। Now the 12th question, with reference to the land reform in independent India, which of the following is correct? The land sealing law used were aimed at family holding and not individual holding. नहीं, कुछ स्टेट में था, पार्शियली करेक्ट है ये, और कुछ स्टेट में जो था फैमिली पे था, कुछ था इंडिविजुअल पे भी था। सेकंड इज द मेजर एम ऑफ द लैंड रिफॉर्म वाज प्रोवाइडिंग एग्रीकल्चर लैंड टू द ऑल लैंडलेस, ऑब्वियसली दिस वाज द मेजर एम, यही तो उसका एम था। इट रिजल्टेड इन कल्टिवेशन ऑफ कैश क्रॉप, उल्टा बोल रहा है, ये क्या हुआ कि कैश क्रॉप नहीं, ये बढ़ गया फूड प्रोडक्शन, क्योंकि तभी तो आप देखो कि ग्रीन रेवोल्यूशन किया गया था और फूड प्रोडक्शन बढ़ गया था, क्योंकि सब्सिस्टेंस फार्मिंग था। लैंड रिफॉर्म परमिटेड टू नॉन एग्जाम्पशन ऑफ सेलिंग, नहीं ऐसा नहीं था। नाउ कमिंग टू द 13th क्वेश्चन, इंक्रीज इन एब्सोल्यूट एंड पर कैपिटा रियल जीएनपी डू नॉट कैनॉट अ हायर लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखिए, पर कैपिटा इनकम या जो रियल जीएनपी बढ़ता है वो क्यों नहीं दिखाता है कि हायर इकोनॉमिक ग्रोथ होता, डेवलपमेंट होता है। इकोनॉमिक ग्रोथ डेवलपमेंट होने के लिए होलिस्टिक होना होता है, क्यों नहीं इसमें है, क्योंकि वो ये क्वांटिटेटिव है, ये एक क्वांटिटेटिव है, क्वालिटेटिव नहीं है, तो इसको पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट को इंक्लूड नहीं करता इसमें। ठीक है, अगर पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इनइक्वालिटी ये सब इंक्लूड करता तो वो बोलते इंक्लूसिव होता वो, बट वो ऐसा नहीं है। तो ये हो गया, अभी क्या हो गया कि इकोनॉमिक ग्रोथ not economic development. Despite being the high saving economy, capital formation may not result in high significant increase in the output. देखिए, अगर सेविंग बहुत ज़्यादा है फिर भी जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो आउटपुट को उतना सिग्निफिकेंटली नहीं बढ़ा पाता है। क्या मतलब है, जो को आईकॉर बोलते हैं, इंक्रीमेंटल कैपिटल टू इंक्रीमेंटल आउटपुट। तो अब देखिए, ये बोल रहा है कि ये बहुत ज़्यादा हो रहा है और ये बहुत कम बढ़ रहा है। इसका क्या मतलब है कि जो कैपिटल टू आउटपुट रेशियो जो है बहुत ज़्यादा हाई है, तभी तो ऐसा हो उसको कंडीशन अराइज होगा। ठीक है, तो ये क्या है, डेल्टा सी बाय डेल्टा आउटपुट, तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट बाय आउटपुट, तो रेशियो हाई होगा तभी ये कंडीशन आएगा। द मेन ऑब्जेक्टिव द 12 5-year प्लान जो था उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, तो जो 12th 5-year प्लान था उसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि फास्टर, सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। ठीक है, ये कब से कब तक था, 2012 से 2017 तक था, और इसमें ज़्यादा फोकस दिया गया था सस्टेनेबिलिटी और इंक्लूसिव ग्रोथ पे, क्योंकि 2008 में हुआ था इकोनॉमिक क्राइसिस। ठीक है, नाउ विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन,
द इकोनॉमिक ग्रोथ इन कंट्री एक्स विल नेसेसरी हैव टू अकर इफ, किसी भी कंट्री में अगर इकोनॉमिक ग्रोथ होगा तो उसका नेसेसरी कंडीशन क्या है, मतलब अगर ऐसा होगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगा ही होगा। देयर इज अ टेक्निकल प्रोग्रेस इन द वर्ल्ड इकोनॉमी, नहीं वर्ल्ड इकोनॉमी में बढ़ेगा तो हमारे कंट्री में क्यों होगा, जरूरत नहीं है। देयर इज अ पॉपुलेशन इंक्रीज, पॉपुलेशन बढ़ने से जरूरी नहीं है कि इकोनॉमिक ग्रोथ होगा हमारे यहाँ। देयर इज अ कैपिटल फॉर्मेशन, यस अगर कैपिटल का फॉर्मेशन होता है तो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, एम्प्लॉयमेंट होगा और इन्वेस्टमेंट होगा और इकोनॉमिक ग्रो करेगा। द नेशनल इनकम ऑफ ए कंट्री फॉर ए गिवन पीरियड इज इक्वल टू, अब देखिए कब बोल रहा है कि नेशनल इनकम क्या होता है किसी भी गिवन पीरियड में, तो द टोटल वैल्यू, ऑप्शंस क्या है कि द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस बाय द नेशनल्स, नहीं, द सम ऑफ टोटल कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, नहीं, ऐसा क्यों। ये क्या होता है, सम ऑफ पर्सनल इनकम, नहीं, क्यों पर्सनल इनकम क्यों होगा। ये क्या है कि मनी वैल्यू ऑफ फाइनेंशियल, हाँ ये सही है कि द मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड, तो जो फाइनल गुड्स एंड सर्विस जो प्रोड्यूस होता है उसका जो मॉनेटरी वैल्यू होता है वो होता है नेशनल इनकम, उसके बराबर होता है। नाउ विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन कि व्हाट इज इंक्लूसिव गवर्नेंस। इंक्लूसिव गवर्नेंस मतलब क्या होता है कि गवर्नेंस एक प्रोसेस है, उसमें हर किसी को इंक्लूड करना, जितने भी स्टेक होल्डर है सबको इंक्लूड करना। परमिट द एनबीएफसी कंपनी टू डू बैंकिंग, नहीं, ये इंक्लूसिव ग्रोथ कैसे हो सकता है, क्योंकि एनबीएफसी को बैंकिंग करने दे दोगे तो इंक्लूसिव ग्रोथ कैसे करेगा वो, उसका कोई रोल ही नहीं है उसमें। अगर डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी बनाते हो हर डिस्ट्रिक्ट में तो वहाँ इंक्लूसिव ग्रोथ गवर्नेंस होगा, क्योंकि हर कोई जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे प्लानिंग हो रही है और हर कोई पार्टिसिपेट कर रहा है उसमें। नेक्स्ट इज कि इंक्रीज इन द गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन पब्लिक हेल्थ, तो अगर पब्लिक हेल्थ में गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है तो ऑब्वियसली इंक्लूसिव गवर्नेंस होगा, क्योंकि पब्लिक हेल्थ हर किसी के लिए होगा, हर किसी का बेनिफिट करेगा वो, और उसका ह्यूमन कैपिटल बढ़ेगा। अमर्त्य सेन का कॉन्सेप्ट था कैपेबिलिटी अप्रोच। अगर स्ट्रेंथन करते हो मिड डे मील को स्कीम को, तो जो पार्ट हो गया, जो बच्चे हो गए उनका हेल्थ हो गया, स्कूल हो गया, वो भी उसके पार्ट हो गए इंक्लूसिव गवर्नेंस के, तो ये भी होगा। तो फोर्थ सही है, थर्ड सही है, सेकंड सही है, फर्स्ट इज नॉट करेक्ट, सो सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन 19 इज अ क्लोज इकोनॉमी का क्या मतलब होता है। तो क्लोज इकोनॉमी, अब कोई इकोनॉमी क्लोज हो गया तो क्या होगा, ना तो इम्पोर्ट होगा ना एक्सपोर्ट होगा, वही इसका मतलब होता है क्लोज इकोनॉमी। इकोनॉमिक ग्रोथ इज यूजुअली कपल्ड विथ, अब देखिए एक कहा जाता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो होता है वो कपल्ड विथ इन्फ्लेशन होता है, इन्फ्लेशन बढ़ता है तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी बढ़ता है, दोनों एक साथ चलते हैं। ऐसा नहीं होगा कि इन्फ्लेशन कम हो जाए और इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ जाए, तो ये बहुत ही बड़ा पैराडॉक्सिकल होता है आरबीआई के लिए कि अगर वो इन्फ्लेशन टारगेट करते हैं तो इकोनॉमी जो होता है वो भी, जो एग्रीगेट डिमांड होता है वो भी इंक्रीज या डिक्रीज होता है। ठीक है, तो इसको हमेशा ध्यान में रखना होता है, तो इसलिए इकोनॉमी, मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी दोनों को बैलेंस करके चलना पड़ता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज जो द फॉलोइंग कैन एड इन फर्दरिंग द गवर्नमेंट्स ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ। इंक्लूसिव ग्रोथ को जो ऑब्जेक्टिव है उसको कौन बढ़ा सकता है, तो मैंने बताया था पहले इंक्लूसिव गवर्नेंस के बारे में। इंक्लूसिव ग्रोथ जो होता है वो सबको साथ में लेता है, सबका विकास। सीधी बात ये होती है कि जो बेनिफिट ऑफ डेवलपमेंट होता है, ग्रोथ होता है, वो सबको मिलना चाहिए, ठीक है, सब तक पहुंचना चाहिए, और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज होना चाहिए। तो जब सेल्फ ग्रोथ होगा तो जितने भी डाउन ट्रोडन लोग हैं या जो मार्जिनलाइज हैं उनको बेनिफिट मिलेगा, तो ऑब्वियसली इंक्लूसिव ग्रोथ होगा। दूसरा है कि एमएसएमईज करोगे तो जो भी छोटे छोटे बिजनेस होते हैं उनको फ़ायदा मिलेगा, तो भी इंक्लूसिव होगा। और द नेक्स्ट वन इज़ राइट टू एजुकेशन। अगर उसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो जो बच्चे हैं 14 साल तक के, उनको एजुकेशन की फैसिलिटीज़ मिलेगी और अच्छे तरह से मिलेगी, तो वो भी इंक्लूसिव, उसमें डेवलपमेंट का जो या इंक्लूसिव ग्रोथ का जो पार्ट है वो भी उसमें पहुँचेंगे, वहाँ तक भी पहुँचेगा, तो तीनों इसके पार्ट हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, आइटम्स दिए हुए हैं और उसको मोस्ट अप्रोप्रिएट डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, सो विल सी वन बाय वन। तो मेल्ट डाउन ये होता है कि अचानक क्या होता है, इकोनॉमिक जो होता है वो मेल्ट डाउन कर जाता है, कोलैप्स कर जाता है, सडन शॉक हो जाता है, बैंक करप्ट हो गया, हाई जॉबलेसनेस हो गया, तो उससे क्या होता है, स्टॉक मार्केट जो होता है फॉल कर जाता है, तो पहला तो सही है। दूसरा रिसेशन होता है कि जो जीडीपी का जो ग्रोथ होता है वो नेगेटिव होता है, तो ये बोल रहा है कि फॉल तो हो सकता है कि पहले 8% था,
अब 6% भी है, बट इसका मतलब ये नहीं रिसेशन हो गया, ठीक है। तो नेगेटिव में होना है ग्रोथ। और स्लो डाउन क्या हो गया, स्लो डाउन इज़ द रेट, तो जो एक्चुअली ये इससे मैच किया हो गया है कि फॉल इन द ग्रोथ रेट, तो सिर्फ एक ही सही है, बाकी दोनों गलत है। नेक्स्ट 123 विल सी कि इंक्लूसिव ग्रोथ एज एनशिएटेड इन द 11th 5-year प्लान डज नॉट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। तो जो 11th 5-year प्लान था उसमें जो था इंक्लूसिव ग्रोथ, उसमें क्या इंक्लूड नहीं किया गया था, ठीक है। तो क्या इंक्लूड नहीं किया गया था, सो जो नहीं इंक्लूड किया गया तो एक एक करके देते हैं। रिडक्शन इन पॉवर्टी, नहीं वो तो इंक्लूडेड था ऑब्वियसली। एक्सटेंशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ऑब्वियसली इंक्लूडेड था। उसके बाद स्ट्रेंथनिंग ऑफ कैपिटल मार्केट, नहीं कैपिटल मार्केट को स्ट्रेंथनिंग करने से इंक्लूसिव ग्रोथ कैसे होगा, वो उसमें इंक्लूडेड नहीं था। रिडक्शन इन जेंडर इनइक्वालिटी ये था। तो सी इज़ द इनकरेक्ट आंसर, मतलब करेक्ट आंसर इन दिस केस। In the context of India's 5-year plan, a shift in the pattern of industrialization with lower emphasis on heavy industries and more on infrastructure began in। तो क्या बोल रहा है कि पैराडाइम शिफ्ट हुआ जब उस पर किस पे ध्यान दिया गया कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया विथ रिस्पेक्ट टू अदर चीज़ पे। तो वो था 4th, नहीं सोशलिज्म पे ध्यान दिया गया था। 8th तो LPG रिफॉर्म हुआ था, ये भी नहीं। 10th भी नहीं। तो 6th था। 6th कौन सा था, जो था राजीव गांधी का टाइम था। इस पीरियड में बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया हैवी, ये पैटर्न ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन जो था वो शिफ्ट हुआ फ्रॉम हेवी इंडस्ट्री टू मोर इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिस पे, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज द सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज डिस्क्राइब्ड एज द डेवलपमेंट दैट मीट द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग the ability of the future generation to meet their own needs. In this perspective, inherently, the concept of sustainable development is intertwined with which of the following concept? तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंटरवीन्ड है किस कॉन्सेप्ट से, तो वो सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, नहीं उससे क्यों होगा, क्योंकि ये सोशल सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट वगैरह से भी होना चाहिए लिंक। इंक्लूसिव ग्रोथ ये भी नहीं, ग्लोबलाइजेशन तो और नहीं। तो इट इज़ द कैरिंग कैपेसिटी। कैरिंग कैपेसिटी मतलब कि अर्थ हैव, जैसे गांधी जी ने बोला था ना कि अर्थ हैज़ इनफ टू फुलफिल द नीड ऑफ द पीपल, नॉट टू फुलफिल द ग्रीड ऑफ द पीपल। तो कैरिंग कैपेसिटी जो है उससे लिंक्ड है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्योंकि अभी की जनरेशन जो भी यूज़ कर रहे हैं और फ्यूचर जनरेशन को क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों चीज़ें हैं, क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों नहीं करना चाहिए नेक्स्ट जनरेशन के लिए, उसको बोलते सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं। तो कैरिंग कैपेसिटी से लिंक्ड है ये। नाउ विल सी द नेक्स्ट वन कि ड्यूरिंग विच 5-year प्लान वॉज द इमरजेंसी क्लैम्प्ड नियर न्यू इलेक्शन टुक प्लेस एंड द जनता पार्टी इलेक्टेड द सी। द थिंग इज कि जनता पार्टी जो इलेक्शन हुआ था वो हुआ था 5th 5-year प्लान में। और ये कब हुआ था, तो जो ये पीरियड था 5th 5-year प्लान का वो था जो स्टार्ट होता है नॉर्मली 5th 5-year प्लान का, वो होता है 85 टू या फिर 1974 टू 1979। ये था 5th 5-year प्लान का पीरियड। नाउ विल सी द नेक्स्ट वन दैट इज द रिगार्डिंग इकोनॉमिक प्लानिंग द सेकंड 5-year प्लान एम्फेसाइज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हेवी इंडस्ट्री। सही बात है, सेकंड 5-year प्लान महालनोबिस मॉडल भी बोलते हैं उसको, पीसी महालनोबिस ने दिया था ये आइडिया। दूसरा है द थर्ड 5-year प्लान इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन एज अ स्ट्रेटजी फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो ये भी सही है क्योंकि उस समय हेवी इंडस्ट्री पे ध्यान दिया गया था, उसके बाद इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन एंड स्ट्रेटजी फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन पे भी ध्यान दिया गया था, तो दोनों सही है इसमें से। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन द टर्म नेशनल इनकम रिप्रेजेंट्स। नेशनल इनकम जो होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, तो नेशनल इनकम जो होता है वो होता है कि जो फैक्टर कॉस्ट पे होता है, टोटल प्रोडक्शन ऑफ, जो जैसे देखिए कि क्या होता है कि जो नेट नेशनल प्रोडक्ट होता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट जो होता है एट फैक्टर कॉस्ट जो होता है उसको बोलते हैं नेशनल इनकम। तो ये क्या बोल रहा है, पहला कि द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस डिप्रिशिएशन। नहीं, तो मार्केट प्राइस तो नहीं, तो किस पे होता है, फिक्स कॉस्ट पे होता है। द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस डिप्रिशिएशन प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। नहीं, यहाँ भी मार्केट प्राइस पे ही है और फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड है,
तो ये भी नहीं होगा। द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस डिप्रिसिएशन एंड डायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज, यस दिस इज द करेक्ट वन, क्योंकि इसमें मार्केट प्राइस से जो टैक्सेस जो है उसको हटा करके और सब्सिडी को ऐड करके ये फिक्स कॉस्ट पे ले गया है, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं ना, ऐसा क्या होता है कि इट हैपन्स लाइक दैट कि फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज। बस इसी से रिलेट करना है इसको, ठीक है। ओके, नाउ विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन इन इंडिया स्टार्टेड विद, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन कब हुआ था? 1992 में। और सबसे पहले क्या हुआ था? सब्सटेंशियल चेंज इन द इंडस्ट्रियल लाइसेंस पॉलिसी, सही बात है, ये तो हुआ था। द कन्वर्टेबिलिटी ऑफ इंडियन रुपीज स्टार्टेड विथ, तो इट स्टार्टेड विथ फर्स्ट डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब लिबरलाइजेशन से स्टार्ट हुआ। इसमें बोला कि जो इंडस्ट्रीज़ है वो ओपन होना चाहिए हर किसी के लिए, रेस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी को सबसे पहले लाया गया 1991 में। नेक्स्ट इज द ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा इनकम एट करंट प्राइस इज हायर देन दैट द पर कैपिटा इनकम एट कांस्टेंट प्राइस बिकॉज ऑफ द लेटर टेक्स इनटू अकाउंट ऑफ द, तो लेटर जो होता है वो किसको लेता है अकाउंट? इंक्रीजिंग प्राइस लेवल, क्योंकि क्या होता है कि बोलते हैं ना जीडीपी डिफ्लेटर, इसमें क्या होता है कि ग्रोथ पर कैपिटा एट करंट प्राइस या नॉमिनल प्राइस डिवाइडेड बाय ग्रोथ पर कैपिटा एट कांस्टेंट प्राइस। तो जितना ज़्यादा ये होगा, अगर सेम नंबर ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं दोनों साल में, और अगर प्राइस का जो डिफरेंस है वो जस्ट बिकॉज हो रहा है इन्फ्लेशन के कारण, तो वो जीडीपी डिफ्लेटर दिखा देता है। तो किस कारण से होता है? बिकॉज ऑफ राइज इन प्राइस लेवल। नाउ द नेक्स्ट वन, द 8 5-year प्लान इज डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर वन, द क्रिटिकल डिफरेंस लाइज इन द फैक्ट दैट, तो 8वां फाइनेंशियल 5-year प्लान जो था वो पिछले वर्ष से क्या डिफरेंट था? तो उसी समय तो आया था हमारा एलपीजी रिफॉर्म, तो इट वॉज कंसिडर्ड द लार्जर आउटले कंपेयर टू द अर्लियर प्लान्स। दूसरा है कि पहले हम लोग ऑप्शन देखेंगे फिर हम लोग आंसर देखेंगे उसके। दूसरा है कि इट वाज अ मेजर थ्रस्ट ऑन एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, कभी नहीं। रूरल डेवलपमेंट एग्रीकल्चर पर तो बहुत ही कम ध्यान दिया गया था, क्योंकि इंडस्ट्री पर ज़्यादा ध्यान दिया गया था, सर्विस सेक्टर पर ध्यान दिया गया था। कंसिडरेबल एम्फेसिस इज प्लेस्ड ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ, नहीं ऐसा भी नहीं, सर्विसेज ज़्यादा ध्यान दिया गया था। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग हैज़ बिन अबोलिश्ड, सही बात है, ये अबोलिश्ड किया गया था, लेकिन ये बोला कि क्रिटिकल डिफरेंस लाइज इन द फैक्ट, तो इट हैज़ ए कंसिडरेबल लार्ज आउटले कंपेयर टू द अर्लियर प्लान, सही बात है। इसका जो आउटले था वो बहुत ही लार्ज था विथ रिस्पेक्ट टू उससे प्रीवियस वाले जो भी थे। इट वॉज ड्यू टू द फैक्ट दैट कि 8वां जो 5-year प्लान था वॉज इम्प्लीमेंटेड इन द पीरियड ऑफ इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन एंड व्हेन द गवर्नमेंट वॉज इन्वेस्टिंग हैविली इन इंफ्रास्ट्रक्चर अनदर सेक्टर, ठीक है। तो इसीलिए तो लार्ज आउटले था। विच ऑफ द फॉलोइंग 5-year प्लान ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज ह्यूमन डेवलपमेंट एज अ कोर ऑफ डेवलपमेंट एफर्ट। देखिए ह्यूमन डेवलपमेंट जो था वो जैसे ही 5-year प्लान आया, कौन सा 8 5-year प्लान, उसी समय ह्यूमन डेवलपमेंट को ज़्यादा ध्यान दिया गया, क्योंकि लिबरलाइजेशन एलपीजी रिफॉर्म हुआ था और जो इंडियन इकोनॉमी थी वो ओपन कर दिया गया, इंडियन इकोनॉमी सोसाइटी सब ओपन कर दिया गया था फॉरेन के लिए। द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द इम्पेरेटिव एंड इंडिकेटिव प्लानिंग, तो देखिए इम्पेरेटिव प्लानिंग क्या होता है, जिसमें कि जो गवर्नमेंट जो होता है इम्पेरेटिव में कि वो कंट्रोल करता है, ठीक है। गवर्नमेंट कंट्रोल करता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, गवर्नमेंट प्लानिंग करता है और गवर्नमेंट जो रिसोर्सेज होता है उसको ओन करता है। सो इन केस ऑफ इम्पेरेटिव प्लान, और जो इंडिकेटिव होता है उसमें मार्केट पर छोड़ देता है, ठीक है, मार्केट खुद ही डिसाइड कर लेगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। In the case of imperative planning, the market mechanism is entirely replaced by the command hierarchy. Command hierarchy मतलब government. While in case of the indicative planning, it is looked upon as a way to improve the functioning of market system. सही बात है। तो imperative जो होता है वो दिखता है गवर्नमेंट को हायरार्की के हिसाब से प्लानिंग होता है और वैसे चलता है, और जो इंडिकेटिव होता है वो होता है मार्केट हिसाब से चलता है।
Now coming to the next question, which of the following are the main causes of slow rate of growth of per capita income in India? इंडिया में पर कैपिटा इनकम का जो ग्रोथ है वो स्लो है, उसका क्या कारण है, ये पूछ रहा है. सो द ऑप्शंस आर लाइक हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो, सही बात है, हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो है, इसीलिए जो कैपिटल ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता है और आउटपुट कम है, इसलिए जो पर कैपिटा इनकम जो कम है इंडिया में. हाई रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, सही बात है, पॉपुलेशन ग्रोथ ज़्यादा है तो पर कैपिटा इनकम तो ऐसे भी कम हो जाएगा. हाई रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, ये तो होगा तो उल्टा हो जाएगा, पर कैपिटा बढ़ जाएगा. और हाई लेवल ऑफ फिजिकल डिफिसिट, हाई लेवल ऑफ फिजिकल डिफिसिट हो सकता है पर उतना भी ज़्यादा नहीं है. इंडिया का फिजिकल डिफिसिट ज़्यादा है, जैसे 2.8% 3% के अराउंड ही होता है, तो उतना ज़्यादा डिफिसिट तो है नहीं, तो ये बहुत बड़ा रीज़न नहीं है इंडिया में. तो और वैसे ऑप्शन भी नहीं मैच कर रहा है, तो डी इज़ द करेक्ट आंसर 1 and 2. सो विद दिस वी हैव डेल्ट विद द यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स में जो पूछे गए थे क्वेश्चन बेसिक इकोनॉमिक्स के वो. सो नाउ विल सी कि जो अदर क्वेश्चंस पूछे गए हैं किसमें, अदर एग्जाम से पूछे गए हैं वो देखेंगे. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ जो ये यूपीपीएससी में पूछा गया है कि वो है कि इकोनॉमिस्ट ऑथर और उनके बुक क्या हैं. तो चलिए, हमें कुछ नहीं पता अगर, तो हमें कैसे इसको सॉल्व करना है तो वो देखते हैं. तो हमें एक तो पता है नाम जो है एडम स्मिथ. एडम स्मिथ ने क्या बोला था कि मार्केट को फ्री छोड़ दो, मार्केट खुद ही डिसाइड कर लेगा, जिसको बोलते हैं क्लासिक इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं. तो वो वेल्थ ऑफ नेशन की बात करते थे. तो कभी भी अंडर डेवलप्ड रीजन थ्योरी ये नहीं लिखेंगे, स्ट्रेटेजी इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तो बात ही नहीं करते थे, क्योंकि ग्रोथ की बात करते थे, सिर्फ वेल्थ की बात करते थे. स्ट्रेटेजिक फैक्टर इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये भी नहीं. तो ये जो है फोर्थ जो रिलेटेड टू एडम स्मिथ है. वाह, डी के चारों ऑप्शन में फोर्थ है, तो पॉसिबल नहीं है. तो ठीक है, एक हो गया. दूसरा देखते हैं कि मिर्डाल जो था उन्होंने एशियन ड्रामा लिखा था. एशियन ड्रामा जो डेवलपिंग इकोनॉमी है उसके बेसिस पे लिखा था एशियन ड्रामा. तो जो डेवलपिंग है अंडर डेवलप्ड रीजन है उसके लिए लिखा था एशियन ड्रामा. तो अंडर डेवलपमेंट से रिलेटेड कौन सा है, तो एक ही है, पहला वाला. तो नाउ यू सी इट इज़ क्लियर, नाउ इट इज़ क्लियर कि जो डेवलपिंग इकोनॉमी है उसका एक जो पहला ऑप्शन है वो हो गया करेक्ट. सो ओके, लेट अस discontinue here itself because tomorrow we'll see. This was the first lecture and we have seen कि जो यूपीएससी सीएससी पे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं बेसिक इकोनॉमिक्स के वो हमने देखा. और अगले लेक्चर जो होगा उसमें हम ये कोशिश करेंगे कि हाउ मेनी क्वेश्चन वी आर लेफ्ट विथ 35th वी स्टार्टेड एंड हाउ मेनी आर देयर. वी विल कंप्लीट द रेस्ट क्वेश्चन ऑफ बेसिक इकोनॉमिक्स इन द अपकमिंग नेक्स्ट क्लास. ठीक है, तो आई होप दिस लेक्चर फाइंड्स यू वेरी यूजफुल एंड जस्ट रिवाइज दिस लेक्चर मल्टीपल टाइम्स, जस्ट गो थ्रू विद दिस लेक्चर मल्टीपल टाइम्स. तो हमने ये भी ट्राई किया कि एक्सप्लेन भी किया कि कैसे जो होते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है, ठीक है, कैसे अप्रोच किया जाता है, वो भी हमने देखा. तो अगले लेक्चर में हम ये देखेंगे कि जो बेसिक इकोनॉमिक्स का जो क्वेश्चन पूछे गए हैं CAPF में, CDS में और अदर PCS में जो पूछे गए हैं उसको भी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे. और उसके साथ हमारा जो पहला लेक्चर होगा, जो पहला टॉपिक था वो बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स का, वो कंप्लीट हो जाएगा. और वैसे धीरे धीरे हम लोग कर लेंगे, बाकी सारे 7 टॉपिक भी कंप्लीट कर लेंगे. सो आई हैव अ प्लान लाइक विद इन 10 लेक्चर्स विल फिनिश ऑल द PYQs ऑफ इकोनॉमिक्स. और ये मैं बोलना चाहूँगा कि अगर एक बार ये सारे PYQ अपने सॉल्व कर लिए तो इकोनॉमिक्स से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपसे नहीं छूटेगा. अगर 10 क्वेश्चन आते हैं तो आप 8 क्वेश्चन तो कर ही लोगे, बाकी 2 क्वेश्चन तो शायद किसी से भी नहीं होगा, या फिर अगर थोड़ा दिमाग लगाओगे आप तो हो जाएगा वो. सो विद दिस आई वुड लाइक टू थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ दिस मास्टरमैन्स फैमिली एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल सो दैट कि हमें मोटिवेशन मिले और ज़्यादा लेक्चर बनाने के लिए, और हम नए से नए और अच्छे से अच्छे कॉन्सेप्ट लेकर के, लेक्चर लेकर के और सारे टॉपिक को, सारे सब्जेक्ट को कवर कर सके. सो इसके लिए हमारा बस एक ही मोटिवेशन है कि आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और ढेर सारा प्यार दें, ताकि हम मोटिवेटेड रहें और बहुत सारे लेक्चर्स लाएं और आपका प्रिपरेशन जो है वो अलग लेवल पे हो और पहले अटैम्प्ट में ही आप अपना क्लियर कर पाओ. क्योंकि PYQ जो होता है वो बहुत ही सिग्निफिकेंट होता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए. अगर आप PYQ को समझ लिए तो समझ लो आप क्रक्स समझ लिए आप किसी भी एग्ज़ाम का. तो अच्छे से PYQ को करना है, कोई डिले नहीं, टाइम बहुत है, आराम से करेंगे. क्योंकि ये अगर अच्छे से हुआ तो कोई दिक्कत नहीं होगा. क्योंकि बाकी आप चाहे कितना भी सोर्स देख लो, कुछ भी कर लो, कुछ नहीं होने वाला है. बिकॉज देर इज़ नो लिमिट ऑफ स्टडी, और UPSC के लिए तो कोई लिमिट ही नहीं है. ठीक है, सो बेटर वी हैव टू रियलाइज कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है. तो हु विल टेल दिस क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है? PYQs. PYQ विल एक्ट एज अ गाइड.
इट विल एक्ट एज अ लाइट विच विल गाइड अस कि कहाँ तक, कितना डेप्थ तक क्या पढ़ना है, ठीक है। सो विद दिस आई वुड लाइक टू थैंक यू एवरीवन।